जो मैं कल कैलकुलेशन कर रहा था वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने आखिरी 10 मिनट में उजरत में ये समझा कि मैंने कुछ गलत किया, एक गलती की थी, लेकिन वो गलती कैलकुलेशन की नहीं थी, वो एक कंसेप्चुअल मिस्टेक थी। बिल्कुल आखिर में जो मैंने कैलकुलेशन की ना, वहाँ पे गलती की, तो आज अपनी उस गलती को सुधार दिया। और वो कैलकुलेशन में एज पर एज कैलकुलेशन इज कंसर्न प्लस माइनस साइन सारे ठीक थे, सिर्फ एक माइनस साइन प्लस साइन में कन्वर्ट होना था, और उसकी वजह मैंने क्लास के फौरन बाद ही फिगर आउट करने की है या। तो अगर आप लोग उसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उस सवाल के अलावा। मैं आज रिपीट करूंगा जो मैं प्रॉब्लम कर रहा था उसको भी, लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ इस लेक्चर से, पिछले लेक्चर इनमें से किसी लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है। गुड टू गो। कल अगर आपको याद हो तो हम एक कैलकुलेशन कर रहे थे, प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, और वो प्रॉब्लम ये था कि हम एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है। हमने कहा था कि गाड़ी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, लेट्स से इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये मान के चला था मैं कि जो पेंडुलम है वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हुआ है बाय एन एंगल थीटा। तो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, और एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर अब दो तरह की चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही थी, दो तरह की मोशन शामिल थी। एक उस रेल या उस गाड़ी की जो के कोऑर्डिनेट्स थे कि गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब उसका एक्स वक्त के साथ बदलेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज इक्वल टू v नॉट प्लस a। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की 0 मान लेता तो इट इज जस्ट a। आसान केस था ये वाला। y कोऑर्डिनेट्स में गाड़ी चूंकि उछल नहीं रही, ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो गाड़ी का कोई y कंपोनेंट नहीं है। y कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ उस मास का है जो रस्सी से बंधा हुआ है, यानी पेंडुलम की मोशन का एक y कंपोनेंट है, और वो स्टैंडर्ड y कंपोनेंट है व्हिच इज mg। अगर वर्टिकल के साथ एंगल बनाते हैं तो mg कोसाइन थीटा। इसको लेके अगर आपको याद हो तो लैग्रांजियन का जो एसेंस था वो ये था कि लैग्रांजियन में हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपसे कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें इन एनी केस कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन हम इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपल से सिंपल रहे। इन जनरल ये बात कर रहा हूं मैं। जब पोटेंशियल एनर्जी सिंपल होती है, अगर फर्ज कीजिए कोई वेलोसिटी तो आ रही हो, काइनेटिक एनर्जी तो उसके करस्पॉन्डिंग हो, लेकिन वो चीज़ पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूट ना कर रही हो, तो हम उसके बारे में ये कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। ये कल हमने बात की, और इसका ताल्लुक लैग्रांजियन से भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स लैग्रांजियन से ही है, क्योंकि अगर dl by dx 0 हो जाए, अगर x कोऑर्डिनेट किसी चीज में, x इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर dl by dx किसी चीज में 0 हो जाए तो ऑफ कोर्स d by dt ऑफ पार्शियल l और पार्शियल x डॉट भी 0 हो जाएगा। मतलब पार्शियल l by पार्शियल x डॉट इज 0 इज कांस्टेंट रहता है, और ये कांस्टेंट अगर आप देखें तो ये मोमेंटम बनता है। कौन सा मोमेंटम है इसका बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसका हम एक नाम देंगे, दिस इज कंजुगेट मोमेंटम या कैनोनिकल मोमेंटम, आगे अगले लेक्चर में जाके उसका एक नाम देंगे। तो मैं आज वही प्रॉब्लम जो रेल वाला था वो शुरू से तो नहीं करूंगा। एक इक्वेशन जो जब मैंने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर लिया था तो आपको याद होगा, यहाँ से शुरू करेंगे। आपको याद है मैंने लिखा थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू क्या था, किसी को याद है एक्सप्रेशन लिखा हुआ है किसी के पास? माइनस जी कोसाइन थीटा ई, जस्ट गेट आई राइट हाँ, माइनस जी ओवर एल। आप लोग लिखते नहीं हैं, साइन थीटा ई माइनस ए ओवर एल कॉस थीटा ई। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सॉरी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेट से नाम जो है इसमें
साइक्लिक के पीछे कोई फिजिक्स कोई साइकिल कोई खास नहीं, बस एक नाम रखा हुआ है अपने साइकिल कोऑर्डिनेट। तब हमें पता है किसी भी साइक्लिक मोशन में चीजें घूम घूम के वहीं आ जाती हैं। मेरा ख्याल इसके अलावा कोई खास नहीं, कोई पर्पस नहीं है इसके। अच्छा, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हमें स्मॉल ऑसिलेशन निकालनी है, और हमने कहा कि हमारा रिजल्ट ये था, ये वाला था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक इक्विलिब्रियम एंगल आएगा, वो उस इक्विलिब्रियम एंगल के ऊपर थीटा फिक्स्ड हो जाएगा, और वो उस इक्विलिब्रियम के एंगल के ऊपर थीटा थीटा ही हो जाएगा। दिस इंप्लाइज थीटा डबल डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। याद है ना आपको ये? तो मैंने कहा था कि अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर माइनस जी ओवर एल साइन थीटा ई माइनस ए ओवर एल कोसाइन थीटा ई। और यहां से अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था कि जो टेंजेंट थीटा ई है वो किसके इक्वल था? जी ओवर ए ओवर विद नेगेटिव साइन माइनस ए ओवर। इसमें नेगेटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जो मैंने कैलकुलेशन की थी मैं आपको बताता हूं मैंने क्या थोड़ी देर के लिए जरा गैप। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था हमने जो स्मॉल ऑसिलेशंस निकालनी है, एक इक्विलिब्रियम एंगल है उसके गिर्द स्मॉल ऑसिलेशंस। तो मैंने कहा था कि कि जो स्मॉल ऑसिलेशन है लेट्स रिप्रेजेंट इट विद थीटा 1। याद है ना आपको? मैंने कहा था, तो मैंने कहा था कि लेट्स रिप्लेस थीटा goes to the equilibrium angle plus a small angle around it, theta 1। तो फिर क्या था? थीटा ई तो कांस्टेंट है, जब यहां आपने रखा था तो आपके पास आ गया था थीटा 1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल साइन ऑफ थीटा ई प्लस थीटा 1 माइनस ए ओवर एल कोसाइन थीटा ई प्लस 1। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि आप साइन यानी ये एंगल जो है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है माइनस जी ओवर एल। सो आई कैन राइट इट एज साइन थीटा ई cos theta 1 plus cos theta e sin theta 1। ये तो इस टर्म से आ गया माइनस ए ओवर एल इंटू cos theta e cos theta 1 माइनस sin theta e sin theta 1। ठीक है। अच्छा, अब फिर मैंने कहा था चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या आ गया था आंसर? थीटा 1 डबल डॉट इज इक्वल टू, मैंने कहा था cos थीटा 1 वाले पहले इकट्ठे कर देते हैं, तो क्या आंसर आ गया इसमें से? सो लेट्स राइट दिस लाइक दिस। तो cos थीटा 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या चीज बची है? माइनस जी ओवर एल जी साइन थीटा ई। ओके, इसमें से इस टर्म में से और इसमें से माइनस ए ओवर एल कोसाइन थीटा प्लस मैं आप साइन थीटा 1 कॉमन ले लेता हूं। अभी मैंने स्मॉल ऑसिलेशन पूरी तरह यूज नहीं किया हुआ है, मैं अभी स्मॉल ऑसिलेशन का यूज करता हूं। मैं तो कहा थीटा 1, अभी हमने थीटा को डिस्प्लेस किया है बाय स्मॉल एंगल थीटा 1। अभी मैंने ये स्मॉल एंगल की अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं की, वो अभी करूंगा माइनस साइन थीटा, ताकि इधर से रिजल्ट साफ हो जाए। अब साइन थीटा 1 कॉमन लिया तो माइनस जी ओवर एल कोसाइन थीटा ई और प्लस ए ओवर एल
अच्छा, आपको ये बात याद है कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा 1 जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 1 हो जाता है, और कोसाइन थीटा 1 किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। कोसाइन की सीरीज 1 से शुरू होती है, थीटा 0 हो जाए तो साइन की सीरीज 0 से शुरू होती है। दिस सिंपल सीरीज सॉल्यूशन सीरीज है ये। ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं। अच्छा, अब अगर इसको देखें आप, माइनस जी ओवर एल साइन थीटा ई माइनस ए ओवर एल कॉस थीटा, ये तो बिल्कुल यही चीज देखिए, और ये उसके के बराबर है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज तो ये ब्रैकेट 0 है तो ये चीज 0 हो गई। तो रिजल्ट बड़ा सिंपल हो गया, थीटा 1 डबल डॉट इज इक्वल टू साइन थीटा 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा 1 और माइनस जी ओवर एल कोसाइन थीटा ई प्लस ए ओवर एल साइन थीटा। कोई चाहिए नहीं, कोई है अगर आपके चेहरे से अगर है तो मैं ये ना पूरा लेक्चर खत्म कर दूंगा, फिर कहोगे उस स्टेप में मुझे मसला है। अगर है तो पूछ लिया किसी। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि आप आसान तरीका ये है कि आपको याद है ना, ए हॉरिजॉन्टल है, जी वर्टिकल है, यानी अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं ना तो एक्सेलरेशन ए इस तरफ था, मैं मॉड्यूलस की बात कर रहा हूं, मॉड्यूलस है ना ए इसकी तरफ, और जी इस तरफ है, आपको याद है ऐसे है ना, ए और जी। अगर इधर ए है, ये एक्स के लांग जा रहा था तो जी वाई के लांग है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है अगर मैं पेंडुलम घूमेगा तो यहाँ आएगा। अच्छा चलो, अब आपको कैलकुलेट करना है एंगल थीटा कहां पे होगा, कौन बताएगा? आपको याद है एंगल थीटा किधर था? थीटा इज द एंगल विद वर्टिकल था, तो यहां पर एंगल किधर होगा? बिल्कुल एक, अगर ये एंगल नहीं हो जाएगा थीटा बाय ज्योमेट्री, आउटर और इनर एंगल, कि ये बिल्कुल, ये अगर मैं एक लाइन बनाता तो दिस एंगल इज अल्टरनेट टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, छोटे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी। अगर आप इसमें टेंजेंट थीटा को देखें तो a ओवर g को बनता है ना, बट विद अ नेगेटिव साइन। तो मैं क्या करता हूं, मैं cos थीटा कैलकुलेट कर लेता हूं, कोई एक कैलकुलेट करता हूं, लेट मी कैलकुलेट cos थीटा, तो ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, है ना। अच्छा, cos थीटा मैं कैलकुलेट करता हूं, जरा दो तरीके हैं, या तो आप यहां से कैलकुलेट कर लो जिस तरह मैंने कल किया था, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से कैलकुलेट करता हूं। cos थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? g ओवर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, sin थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? साइन के साथ माइनस इसलिए आएगा, शाबाश, क्योंकि साइन ओवर कोसाइन नेगेटिव है। कल ये मैंने गलती की, क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव है ना, कॉस अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो साइन आपको नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। सो साइन थीटा इज a ओवर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर स्क्वायर रूट। कल जिस तरीके से मैंने किया तो उसका ये फायदा था कि साइन जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो दोनों साइन थे उसके पास प्लस माइनस, तो ये क्या था, आप साइन को पॉजिटिव ले लें तो कॉस को नेगेटिव लेना पड़ेगा, कॉस को पॉजिटिव लेने के लिए साइन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन आइडिया वही है। अच्छा, अगर आप इसको आप यहां पे रख दें तो क्या जवाब आ जाएगा? तो थीटा 1 डबल डॉट इज इक्वल टू, अच्छा इसकी जगह क्या आएगा? माइनस जी स्क्वायर। अच्छा, इस तरह करते हैं, थीटा 1 ओवर एल को कॉमन ले लेते हैं यहां से, सो ये आ गया माइनस जी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं चलो प्लस माइनस a स्क्वायर ओवर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका
अब अगर आप इसमें से कॉमन लें तो ये स्क्वायर रूट ऊपर चढ़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? थीटा 1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर एल इंटू थीटा 1। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सर थोड़ी सी इसी कोई पे बहस करने की जरूरत है। ये इक्वेशन ये बता रही है आपको कि आप जब भी एक्सेलरेशन चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है, एक बात याद रखिएगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो है, आपको याद है ना ओमेगा जो था, ओमेगा क्या होता था? जो चीज यहां आती है वो ओमेगा होता था, यही था। इसको आप ओमेगा स्क्वायर कहते थे ना। तो ओमेगा स्क्वायर क्या था आपके पास यहां पर? इस केस में क्या है? ओमेगा स्क्वायर इज जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ओवर एल। ये कह रहा है कि अगर पेंडुलम जो है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो उसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है। कितना है? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर एल है। इसका मतलब है जब जो चीज एक्स्ट्रा फोर्स लगा रही है वो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देगी, तो इसकी वजह से उसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए अगर आप गाड़ियों के अंदर लगा हुआ जो एक जायरोस्कोप का गाड़ियों में लगाया होता है, जब उसको स्पीड देते हैं गाड़ी को, तो आप देखते हैं कि उसकी ऑसिलेशन, जब बार ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगे होते हैं ऊपर वो गुरु से जो भी है, तो वो हिलना शुरू हो जाता है और उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज व्हेनेवर द एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड। हाँ एग्जैक्टली। अब अगर आप मान के चलें कि जो घड़ी है आपकी पेंडुलम, आपके पास कोई घड़ी नहीं है, आपके पास एक क्लॉक है जो आपका पेंडुलम है, वो आप समझते हैं कि वो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 दफा चक्कर, 30 चक्कर लगाता है, यानी एक चक्कर उसका दो, जब जहां से शुरू किया वहीं 2 सेकंड में पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी गाड़ी ने एक्सेलरेट किया, बेशक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो अब उसकी ऑसिलेशन ओमेगा चेंज हो गया। अब अगर उसका ओमेगा चेंज हो गया तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड होता क्या है? 2 पाई ओवर ओमेगा, ये होता है टाइम पीरियड। या क्या होता है? ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा इज 1 ओवर सेकंड, so टाइम पीरियड इज 2 पाई ओवर ओमेगा। वेरी इसका मतलब अगर ओमेगा बढ़ गया है तो टाइम पीरियड, इसका मतलब उसकी 2 ऑसिलेशन का पहले से ज्यादा क्विक हो। इसका मतलब अगर पहले तो वो 60 दफा 30 दफा चक्कर लगाता था 1 मिनट में, उसी जगह पे आता था, तो शायद आपको 30 से ज्यादा दफा 35 दफा, बट दिस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ए और जी बराबर हो जाए, अगर गाड़ी की स्पीड भी, गाड़ी का एक्सेलरेशन भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन हो जाए, तो ये √2 1.7 तो इतना हो जाएगा। इसका मतलब मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ जी के लिए यही पेंडुलम जो है मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन आया कि क्या ये बात ठीक है या नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर मैंने तो घर जाइए इसको कैलकुलेट कीजिए जाके, एंड सी अगर मैं ये बात तो कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। इसी पेंडुलम को मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया था, है ना? आप इस डायरेक्शन में मूव करके पेंडुलम को पूरी कैलकुलेशन करें, देखें क्या जवाब आता है। क्योंकि अब एक्सेलरेशन इधर है ना, पेंडुलम इस तरफ है, कि अब भी यही जवाब आता है? क्या अब भी ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ही आता है यहाँ पर, या कुछ और हो जाता है? ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं है, हाँ ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं है, लेकिन लेट्स डू इट, घर जाके कीजिए जरा, करके देखिए क्या आता है। सिमेट्री, आपको बड़ा सिमेट्री का आर्गुमेंट बताएगा कि अगर इस रिजल्ट को अगर आप देखें तो a को -a करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, g को -g करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। अच्छा अब चलें, अब इस चीज को देखते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि g हाइट के साथ बदलता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हाइट के साथ चेंज होता है। इसका मतलब है अगर g चेंज होता है तो वही पेंडुलम जो है वो चेंज होगा, उसका जो
टाइम पीरियड है वो चेंज होगा इवन एट हाइट, अगर वो रुकी हुई किसी चीज में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जहाज में लेके जाता हूँ ऊपर पेंडुलम को, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर हेलीकॉप्टर में ले जाता हूँ, इतना ऊंचा ले जाता हूँ कि जी रिड्यूस हो गया। अब मैं उसको हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ उस जगह के ऊपर, इसका मतलब है उस हाइट के ऊपर जी की वैल्यू और उस हाइट के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का तो कोई फर्क नहीं होगा, वो चाहे जमीन पे होता है या वहां पे होता है, सेम अगर होता। तो इसका मतलब है इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि एक ही पेंडुलम है डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइम पीरियड बता रहा है। तो इसलिए ये कोई आइडियल घड़ी नहीं है, इसलिए ये कोई आइडियल घड़ी नहीं है हमारी सेंस में। इसलिए फिर हम ऐसी वॉचेस बनाते हैं जो इनको इस चीज से फर्क ना हो, वरना पेंडुलम इज अ वेरी वेरी गुड क्लॉक, देयर इज नो प्रॉब्लम। शुरू में बहुत मसाइल थे, हाँ। तो हाइड में वो ब्रैकेट स्टोर वाला पास यूज किया। हाँ, तो इसमें ब्रैकेट स्टोर प्रॉब्लम का ये बिहाइंड ये भी रीजन थी, इट हैज अ वेरी डीप हिस्ट्री, इसलिए प्रॉब्लम है। जहाँ मर्जी छोड़े टाइम ही के लेके। हाँ, तो इसलिए यह है कि ये फिर एक आसान सी मिसाल करके आपने सीख लिया है कि जो फिजिक्स है वो किस तरह बदलती है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी किस तरह बदलती है अगर एक पेंडुलम को आप ट्रेन में रख देते हैं। इसी प्रॉब्लम को ट्रस्ट मी अगर आप फोर्सेस से करना चाहते हैं आपको लग पता जाता है। एक्स एक्सिस की फोर्सेस को एक्स एक्सिस से बैलेंस करते हैं, वाई एक्सिस की फोर्सेस को वाई एक्सिस से बैलेंस करते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन निकालते हैं, अच्छा खासा काम करना पड़ता है। तो ये लैग्रांजियन का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि लैग्रांजियन एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन में सारी चीजें निकल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन। मैं रिपीट करूंगा, ये कोई नई चीज नहीं देता आपको, एक फॉर्मलिज्म है। तो आज के लेक्चर में मैं साबित करूंगा कि न्यूटोनियन फॉर्मलिज्म लैग्रांज फॉर्मलिज्म से न्यूटन इक्वेशन, यानी जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर वो सिस्टम वही कंसीडर किया जाए जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किया जाता है, तो उसमें रिड्यूस हो जाती है। अगले लेक्चर में बिल्कुल आखिरी लेक्चर जो होगा लैग्रांजियन के ऊपर, उसमें मैं साबित करूंगा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी लैग्रांज मैकेनिक्स लैग्रांजियन निकाला है, लैग्रांज इक्वेशन निकाली जा सकती है। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ लैग्रांजियन से न्यूटोनियन की तरफ आऊंगा, और एक लेक्चर और के बाद यानी लास्ट लेक्चर जो मेरा होगा लैग्रांजियन, तो मैं इसमें 2 लेक्चर्स आज के अलावा भी दूंगा ताकि ये टॉपिक्स डिटेल से कवर हो जाए। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें, अगर कोई सवाल है। सर यहाँ आपने स्मॉल एंगल पुट किया है, टाइम थीटा इक्वल्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा और cos जो है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 होता है ना, तो उधर मतलब आई सपोज cos थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 ही होता है ना स्मॉल एंगल्स के लिए, तो उधर स्मॉल एंगल हो तो क्वाड्रेटिक टर्म इग्नोर करो, स्मॉल का मतलब तो आपने अगर कोई थीटा को 0 कर दिया तो देन वो 1 पे रिड्यूस होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे ही किया आपने? हाँ, तो फिर आपने साइन वाले में क्यों नहीं इग्नोर किया उसको 0? थीटा को इग्नोर नहीं किया ना, थीटा स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर टर्म तो इग्नोर नहीं करने, सेकंड ऑर्डर टर्म फर्स्ट ऑर्डर कैसे करता, फिर तो थीटा ही में चेंज ना आती, थीटा ही में थीटा 1 लिखा था। इसी मैंने आपसे शुरू होकर पूछूंगा, लग रहा था आपको कोई डाउट है। सवाल पूछने में कोई पाबंदी नहीं है, इतने मजे सवाल पूछें। ये तो आपसे जब टीचर का फॉर्म भरवाया जाता है उस वक्त पूछा जाता है कि टीचर कहता है कि सवाल पूछें, तो मैं तो आपसे कहता हूँ जितने मर्जी पूछें, लाजमी नहीं है सबके जवाब दे सकूँ, जो पता होंगे दे दूंगा, जो नहीं पता होंगे वो पढ़ के बता दूंगा। इसलिए सवाल पूछने में कोई पाबंदी नहीं है। मैंने हमेशा कहता हूँ, जब भी कहीं टॉक्स भी देता हूँ, कि कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता, बंदा हो सकता है, जवाब जरूर हो सकता है, वो गारंटी है। इसलिए प्लीज सवाल पूछा करें, बिल्कुल ऐसे मुर्दों से आगे बैठ जाने का क्या फायदा, वो तो मुझे पता आपको सारी चीजें नहीं समझ आती, मुझे पता आपको शायद ये भी नहीं कह सकता कि कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जो कंफ्यूजन है ही कुछ ना समझ आने और कुछ समझ आने के दरमियान की चीज। अगर बिल्कुल समझ नहीं आती फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर सब समझ आ जाते हैं फिर भी कोई कंफ्यूजन है ही इन बिटवीन की चीजें, और आप इस तरह के नहीं है कि आपको सब समझ आ जाए। हाँ, पहले वाली चीज हो सकती है, तो इसलिए सवाल जरूर पूछा करें। फिर पूछना कोई सवाल है जी प्लीज।
लैग्रांजियन अप्रोच को मजीद रिफाइन किया जा सकता है। रिफाइन से आपकी क्या मुराद है? आप किस रिफाइन से क्या मुराद है? यूजफुल है। जब एक्सटर्नल एजेंट होता है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। लैग्रांज मैकेनिक्स में हमने आज तक इंटरनल एक्सटर्नल एजेंट को नहीं देखा। कौन ताकत लगा रहा है, इसमें कोई हैसियत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैग्रांज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस फॉर्मलिज्म के अंदर एक्सटर्नल एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये है। लेकिन प्लीज आप रिफाइनमेंट से क्या मुराद लेते हैं? इससे भी कोई सिंपल पॉसिबल सिंपल पॉसिबल अप्रोच मेरा नहीं ख्याल कोई, क्योंकि मैकेनिक्स में दो ही तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। या तो मोमेंट, या तो फोर्सेस से सॉल्व किया जा सकता है या एनर्जी से सॉल्व किया जा सकता है। कोई तीसरा मेथड नहीं है। मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। वो फिर लैग्रांज में जब अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर होंगे तो वो सम वो शामिल हो जाते हैं कंस्ट्रेंट्स में। लेकिन मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई तीसरा मेथड नहीं है। लेकिन आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें एक ये अप्रोच बड़ी डिफाइंड है। मैं आप इस पे आता हूँ। क्यों? आप इसे नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ले जाएं या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ले जाएं, परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि जो फिजिक्स के कवानीन हैं वो एक फ्रेम से लेकर दूसरे नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले जाएं, इनर्शियल फ्रेम्स में, तो वो तब्दील नहीं होते। याद है ना? बेशक स्पीड ऑफ लाइट सी क्यों ना हो। इसका मतलब है लैग्रांजियन ये जो नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच है, स्मॉल वेलोसिटीज की अप्रोच है, स्मॉल कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, इवन टू स्पीड ऑफ साउंड इवन, ऐसी फॉर्मलिज्म की जो लैग्रांजियन की अप्रोच है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो ये रिलेटिविस्टिक अप्रोच में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा बड़ा फायदा इसका ये है कि ये आपने देखा कि एक पार्टिकल के लिए निकालनी हो या 1000 पार्टिकल्स के लिए लिखना हो, कोई मसला नहीं था। समेशन अपॉन आई कर देते एक्स आई के ऊपर, तो सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आ जाती। सिमिलरली इस एक्स आई डॉट की फॉर्म में, और अगर एक्स आई को सम कर दे तो सारे पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती। तो ये अप्रोच इजीली ट्रांसलेट हो सकती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू मैनी पार्टिकल। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है यू कैन इजीली ट्रांसलेट इट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये लैग्रांजियन की बड़े फायदे हैं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है और वो फिजिक्स में काफी देखा भी जाता है उस प्रॉब्लम को। वो ये है कि अगर एक वायर हो जिसको आप एक पैराबोला शेप दें, उसके ऊपर एक बीड को रखें तो बीड नीचे आएगा। एक वायर है जो प्याले की तरह बनी हुई है, तार है, इस तरह करके पकड़ा हुआ आपने, उसको एक यू शेप है, उसमें एक बीड को रखें तो बीड नीचे आएगा। अब अगर इस वायर को मैं रोटेट करूं तो क्या होगा? आप भी बीड से नीचे आएगा, लेकिन मैंने एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जब ये बीड रुक जाएगा और एक इतनी फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा कि अब बीड नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी लैग्रांज मैकेनिक्स से किया जा सकता है। क्या है? आप एक फिक्स्ड आर पे रख के मोशन को कैलकुलेट करते एंड डू इट। ये आपकी बुक के एग्जांपल है और इसको मुख्तलिफ तरीकों से अंडरस्टैंड करें। इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम भी एंड ऑफ द चैप्टर है। तो मैंने जो आपको अभी तक की चीजें कराई हैं उससे आप पहले 20 प्रॉब्लम बड़े आराम से कर सकते हैं। आप जाके करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा बहुत सारी चीजें हम क्लास में कर चुके हैं उससे रिलेटेड, थोड़ी थोड़ी चीज होंगी। तो ये अगर आप साथ साथ जाके करेंगे तो आसानी होगी, और अगर आप हफ्ते बाद करेंगे तो फिर बिल्कुल ही आसानी होगी, कुछ समझ नहीं आएगी क्या करें। कोई सवाल यहाँ पर? अभी मुझे दो चीजें प्रूव करने दें जो मैंने अभी बात की थी, जो आपका सवाल भी था। क्या नाम है आपका? दानियाल ने अभी कहा था कि मैं रिफाइनमेंट ऑफ अप्रोच की बात की थी मैं, और वो बात मेरी इस बात से निकली थी कि मैंने कहा था कि देयर इज एन इक्विवेलेंस बिटवीन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड द हैमिल्टन मैकेनिक्स। लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जो न्यूटन की जो सेकंड लॉ है वो उसकी फॉर्म बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता डिराइव कर सकता, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि लैग्रांजियन जो है, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? मैं अभी तो पहली बात है मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में बात करूंगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या से मेरी क्या मुराद है? एक्स वाई जेड, नॉट आर थीटा फाई। लेकिन ये कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट चीज है। कोऑर्डिनेट्स एक हमने पढ़ा था, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो सम टाइम आपका जैकपॉट लग जाता है, आपके इक्वेशन ऑफ मोशन आसान हो जाते हैं जिसकी मिसाल सिंपल पेंडुलम था, या मुश्किल हो जाती है जिसकी मिसाल से प्रोजेक्टाइल मोशन था।
याद है ना आपको? तो इसलिए हमने कहा था जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी के कोई जो बेसिकली कम से कम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जो सिस्टम को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। आपको याद है मैंने क्या लिखा था? सो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन इज द ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन। एक दफा लिख लेते हैं, ठीक है? ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन इस ऑयलर का मेथड हमने यूज किया था, ठीक है? और लैग्रांजियन एक क्वांटिटी है जो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी। ये क्या थी आपको याद है? दिस इज पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई माइनस डी बाई डी ऑफ पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट इक्वल टू 0। मैं आप जिस मर्जी कोऑर्डिनेट्स में मुझे कहेंगे मैं आपको कैलकुलेट कर दूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि ये हमें आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेट कर दें तो मैं आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहली बेहतर अप्रोच ये है कि हम इसको पहले इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में ही लेंगे। अच्छा चलो लेट्स डू इट लाइक दिस वन। आपको पता है लैग्रांजियन किसका क्या चीज होती है? मैंने इससे मिलती जुलती एक चीज की हुई है। मैं अब आपको बताने लगा हूं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन वही चीज देगी जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है कि F इज इक्वल टू P का। आपको याद है लैग्रांजियन किसके बराबर है? तो दिस इज d बाई डी एक्स आई P माइनस u माइनस d बाई डी ऑफ d बाई डी एक्स आई डॉट आई रन्स फ्रॉम 1 टू n। जितने भी जो मर्जी आप जितने मर्जी पार्टिकल जितने मर्जी कोऑर्डिनेट्स लें अगर वो इंडिपेंडेंट है तो हर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के लिए हर इंडिपेंडेंट पार्टिकल के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा आपको याद है हमने न्यूटन मैकेनिक्स से पढ़ी तो हमने कहा था कंजर्वेटिव सिस्टम्स लेंगे। कंजर्वेटिव सिस्टम्स में हमने ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, याद है? एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। पोटेंशियल एनर्जी में कोई वेलोसिटी नहीं थी और काइनेटिक एनर्जी में कोई पोजीशन नहीं थी। तो इसका मतलब है दिस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 0 हो जाएगा। सो आई हैव माइनस du by dxi. So this is equal to d by dt dt by dxi। अच्छा आज मैं थोड़ी सी एक चीज आपको एक अलजेब्रा की सिखाऊंगा कि अगर इंडिसेस के साथ करना पड़े तो उसका क्या फायदा है। अच्छा आपको ये बात पता है कि ये du by d अगर ये वन डायमेंशन होता तो ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस। अगर ये I है तो इसका मतलब है I 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि मैं अगर इसको I हटाता तो मैं वेक्टर साइन लगा लेता, हर एक ऑर्डिनल में वेक्टर लगाना पड़ता मुझे, लेकिन मैं एक काम करता हूं मैं इसको लिख देता हूं कि दिस इज इक्वल टू, आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल इज अ फोर्स विद नेगेटिव साइन माइनस du माइनस पार्शियल u by partial x is force. So this implies is Fi is minus du by I। एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा आपको याद है काइनेटिक एनर्जी, चले हम आसान सा अगर एक्सप्रेशन लिखें तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल थी? हाफ m समेशन अपॉन i xi डॉट xi डॉट, ये लिखा हो ना, x स्क्वायर भी लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर को लिख नहीं सकते आप xi डॉट x डॉट स्क्वायर को आप नहीं लिख सकते कि xi डॉट जितने डायमेंशंस होंगे। आप में से मुझे कोई बता सकता है? अच्छा i लिखा है, कोई नया नाम है लेफ्ट साइड नीचे और रिपीटेड इंडेक्स पे सामने। आप में से मुझे कोई बता सकता है ये क्या होगा? ये चीज हाथ खड़ा कीजिएगा, dt by dxi डॉट क्या होगा? 1/2 my रह गया, हाफ m समेशन अपॉन j, इसका डेरिवेटिव dxj डॉट ओवर dxi डॉट और xj डॉट उसी तरह प्लस पहले वाला xj डॉट उसी तरह
partial xi dot, sorry, partial xj dot over partial xi dot. Yes. ठीक है ना मैंने? Yes. अच्छा, अब ये बात याद रखिए कि अगर i और j बराबर होते, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 है, y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 है और z का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव 1 है, लेकिन x का विद रिस्पेक्ट टू y 0 है एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब एक ऐसी चीज है जो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है और वो है क्रोनिकल डेल्टा। इसका मतलब है, इसको देख सकते हैं आप, डेल्टा आई जे लिखें या जे आई लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। डेल्टा आई जे एक्स जे डॉट प्लस एक्स जे डॉट डेल्टा आई। एग्री करते हैं इस बात से? डेल्टा आई जे की खूबसूरती क्या है? डेल्टा आई जे की खूबसूरती ये है कि 1 है अगर आई और जे बराबर हैं और 0 है अगर आई और जे मुख्तलिफ है। इसका मतलब है इस समेशन में समेशन अपॉन जे, इसका मतलब है इस समेशन में आई की हर वैल्यू के लिए जे की बहुत सारी वैल्यूज पे सामने, यानी अगर मैं आई को 1 लिखता तो जे 1 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता था। याद है मैंने कहा कि आई कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर एन तक, जे भी कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर एन तक, लेकिन यह सारे जे पे सामने। इस सम में सिर्फ वही जे कंट्रीब्यूट करेंगे जो आई के बराबर है। क्यों? डेल्टा 1 1 1 है, डेल्टा 2 2 1 है, डेल्टा 3 3 1 है, लेकिन डेल्टा 1 2 जो है वो 0 है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जे की सम में वो क्या वैल्यूज कंट्रीब्यूट करेंगी जो आई के बराबर होंगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। इसका मतलब है जे की वो वैल्यूज जो आई के बराबर है। इसका मतलब है हर जे की जगह मैं फिर क्या लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ ना। समेशन खत्म हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू हाफ m xi डॉट प्लस xi डॉट। इसका मतलब यह है कि हर j को हटा के उसकी जगह आपने i लिख दी और समेशन खत्म कर दी। बड़ी होगी चीजें आपने MNP में दूसरे सेमेस्टर तीसरे में बंदा पढ़ लेता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? या तो कोई सवाल है, अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, कोई सवाल है, क्लियर होगी चीज है नहीं, ध्यान तो सोच में पड़ गई। ऊपर से ऊपर कहाँ से है? यहां से। मैंने कहा था कि अगर ये फर्ज कीजिए जे जो है 1 है, जे 1 रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को और यहां पर आई को भी 1 रिप्रेजेंट करता है एक्स को। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? एक्स अगर वाई इंडिपेंडेंट है तो अगर y इंडिपेंडेंट x से तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? अगर y इंडिपेंडेंट है x से, y x पे डिपेंड नहीं करता तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? What is dy by dx if y is independent of x? अच्छा चलो इस तरह सोचो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस अगर इधर चलते जाएं तो x बदलता है, हाँ, तो फिर dy by dx क्या होगा? हाँ, तो इसका मतलब है अगर y j2 हो और i1 हो तो जवाब तो 0 होगा। इसकी प्रॉपर्टी है क्रोनिकल डेल्टा की। क्रोनिकल डेल्टा कहता है कि अगर i और j बराबर हैं तो जवाब 1 होगा वरना 0 होगा। अब इस i की हर वैल्यू के लिए j की कई वैल्यू हो सकती है, लेकिन जवाब उन्हीं का नॉन जीरो है जिसमें i और j बराबर है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस समेशन में वही वैल्यूज आ जाएंगी जिसमें i और j बराबर है, समेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और कोई सवाल? शाबाश, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन किसी का? ये MMP 1 पढ़ी हुई है आपने? नहीं पढ़ी। EMP 1 पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी हुई। ये भी 1 में कोर्स पढ़ा हुआ है आप लोगों, तो आप ये चीज कभी नहीं पढ़ी। चलो, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया MXI डॉट
ये एम वी क्या होती है? एम वी क्या होती है? मोमेंटम होता है ना। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज पी आई। अब जो जिंदगी बड़ी आसान थी ना, सारे पार्टिकल्स थे, जितने मर्जी आई होते, मैथ सेम था सब कुछ। मैथ मुख्तलिफ होता फिर बड़ा मसला। अच्छा, फिर ये टोटल मोमेंटम बनता है। चलो खैर एनीवेज देखते हैं क्या बनता है फिर। अच्छा, इसकी बात, इसका मतलब है डी टी बाई डी एक्स आई डॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आई। तो अब मेरे पास लैग्रांज इक्वेशन क्या बन गई? बाईं तरफ एफ आई है, ये वाला इसकी जगह, और इसकी जगह क्या है? डी बाई डी टी ऑफ पी आई, which is equal to, यही था न्यूटन का लॉ, सेकंड लॉ। So this is, the force is the change in momentum, time rate of change of momentum। कोई सवाल? ठीक है, इस तरह समझ आ गया? न्यूटन क्या है? मैंने क्या कहा था? कोई नई चीज नहीं है, फॉर्मलिज्म नहीं है, लेकिन फिजिक्स वही है। इसका मतलब है देयर इज एन इक्विवेलेंस बिटवीन दिस इक्वेशन एंड दिस। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। और भी बड़े हैं, अभी देखते हैं और भी क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, क्या रहता है। कोई सवाल नहीं किसी का? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर तो प्लीज। खैर मेरे पास हो रहा है, बाहर चले जाऊंगा। अच्छा, कोई सवाल यहाँ तक किसी का? यहाँ तक एनी क्वेश्चन? फातिमा, कोई सवाल है? नहीं, पूछ लेना है तो पूछ लेना। क्रोनिकल डेल्टा, इसको कहते हैं मुझे बाद में सी हो गया। मुझे नहीं याद, सी नहीं होता ये यहाँ ये क्रोनिकल डेल्टा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। चलिए, एक डिराक डेल्टा भी होता है, वो शुक्र है इस कोर्स में नहीं। एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स से कोई एस्केप नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि बगैर मैथ की आप फिजिक्स कर लेंगे तो नहीं होगा। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमपी, क्वांटम मैकेनिक्स से तो बिल्कुल नहीं हो। स्टैटिस्टिकल का तो सवाल ही कर, इसलिए यह कि या तो फिजिक्स करें या ना करें। कोई सवाल किसी का प्लीज? मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि नो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, अगर आप नहीं पूछेंगे। सर, ये आपने फोर्स का कहा तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हाँ, तो फिर इधर हमने इसको, ये तो हमने जो मोमेंटम निकाला ये काइनेटिक का डेरिवेटिव पी डॉट ठीक है। फिर ये समझ नहीं आखिरी शब्द ये जैसा माइनस डी टू बाई डी एक्स था ना दूसरी तरफ कोई, उसकी जगह एफ लिख दिया था। वो सर, ये तो ठीक आपने लिखा। हाँ, टी से मैंने पी डॉट निकाला। आइलर इक्वाई लैग्रांज इक्वेशन में दूसरी तरफ माइनस डी यू बाई डी एक्स भी नहीं है। माइनस डी यू बाई डी एक्स था ना, उसकी जगह फोर्स लिख दिया। दोनों साइडें बराबर की हैं। कोई सवाल किसी का? शाबाश। ओके, चलिए देख, अब लैग्रांज फॉर्मूलिज्म से एक और चीज निकाल के दे। दो चीजें निकालनी है मुझे, दो से ज्यादा निकालनी है, लेकिन चले जितनी आज हो सकती है। लेट मी डू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो ये है कि फर्ज कीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है,
आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम दोनों चीजें कही जाती हैं. लेट्स कंसीडर an आइसोलेटेड सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि वो सिस्टम जो है वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा. इसका मतलब है ना अगर वो बाहर से कुछ एनर्जी लेगा ना बाहर कुछ एनर्जी लेगा, वक्त के साथ उसके जो इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम लैग्रांज हैमिल्टन फॉर्मलिज्म के अंदर उसका मतलब ये होता है कि लैग्रांजियन इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम. यानी dl/d पार्शियल l ओवर पार्शियल t अगर 0 है तो हम इसको कहते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है या एक आइसोलेटेड सिस्टम है. लैग्रांजियन इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम. इसके कॉन्सिक्वेंस जरा देख लीजिएगा क्या है इस चीज के कि अगर लैग्रांजियन एक्सप्लिसिट फंक्शन ना होता, यही चीज आती है हाइजेनबर्ग की कोई मोशन पे देखना. अच्छा चले, अगर मैं dr/dt लैग्रांजियन आपको पता है किसका फंक्शन होता है? वी नो दैट L is a function of xi dot. पोजीशन का फंक्शन होता है या वेलोसिटी का फंक्शन होता है. अगर मैं dl/dt कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? कौन बताएगा? व्हाट इज dl/dt xi के लिए? कौन बताएगा? शाबाश, बोले बोले. बिल्कुल ठीक है. पार्शियल एल ओवर. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स आई भी फंक्शन ऑफ टाइम है और एक्स आई डॉट भी फंक्शन ऑफ टाइम. अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम ना हो तो डेरिवेटिव ना हो सकता. तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट. एक्स आई डॉट का मतलब क्या है? डी एक्स आई बाई डी प्लस, अब मैं इसमें चीजें लिखूंगा, प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट एक्स आई. अच्छा, इस चूंकि ये रिपीटेड इंडेक्स है, आइंस्टाइन की कन्वेंशन के अंदर हम कहते हैं रिपीटेड इंडेक्स पे सम होता है, लेकिन मैं एक्सप्लिसिटली लिख देता हूं आइंस्टाइन कन्वेंशन नहीं यूज करता क्योंकि आई रिपीट हो रहा है. इस तरफ कोई इंडेक्स नहीं है. अगर किसी दोनों इक्वेशन, जो भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है, उसमें दोनों तरफ इंडिसेस बैलेंस होने चाहिए. इस तरफ कोई इंडेक्स नहीं, अगर इधर भी सारे आई पे सम कर देंगे तो कोई खाली इंडेक्स नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये तो है ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट्स में. अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखूं तो आपको याद है, सो फॉर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपको याद है मैंने कहा था कि एक्स आई जो है वो फंक्शन हो जाता है क्यू आई का और एक्स आई डॉट जो है वो फंक्शन हो जाता है क्यू आई डॉट का. क्यों मैंने ये बात की थी? इसलिए बात ये की थी मैंने ताकि कोई वक्त नहीं है, वरना ये क्यू आई का भी फंक्शन हो सकता है, टाइम का भी फंक्शन हो सकता है. लेकिन मैंने कहा कि ये चूंकि एक्स फंक्शन ऑफ टाइम है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, दिस क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. एक्स को इलाका से कोई डिपेंडेंस नहीं. तो अगर मैं यही कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखता तो क्या बन जाती? मैंने आपको साबित किया था, अगर आपको याद हो कि dl over dt is equal to summation upon I partial L over partial qi dot plus summation upon I partial L over partial qi dot qi. किसी को भी सवाल? कुछ नहीं, कोई सवाल? सर को एक्स आई डबल डॉट सही प्रोडक्ट रूल वो कंफ्यूज कर जाए, चेंज हो जाएगी. ये ना चाहे प्रोडक्ट रूल है. नहीं 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 नहीं, मैंने लिखा पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई बाई डी टी प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट डी एक्स आई डॉट बाई डी. क्योंकि डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है ना, एक्स के थ्रू है ना. ये फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स फंक्शन ऑफ टाइम उस पर. अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरह की चीज भी लिखी हुई है? एक बात आपको पता है कि फ्रॉम आइलर लैग्रांज इक्वेशन dl/dqi किसके बराबर है? वी नो दैट
partial L over partial QI is equal minus d by dt of partial L over partial QI dot is equal to 0. ये बात हमें पता है ना? इसका मतलब है इस partial L over partial QI की जगह, इसकी जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ, उठा के दूसरी तरफ अगर ले जाऊँ तो ये कोई बड़ी खूबसूरत बन गई है कि dl over dt change in Lagrangian with respect to time is summation upon I can write it as d by dt of partial L over partial QI dot into QI dot, अच्छा समेशन कॉमन ले लेता हूँ, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्लस partial L over partial QI dot, इसका मतलब ये लिखा हुआ है d by dt, या आपके लिए मैंने थोड़ा सा और साफ कर दिया d by dt of QI dot। तो ये क्या चीज लिखी हुई लग रही है आपको? ऐसा ही लग रहा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ऐसा ही लग रहा है जैसे प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है। आई कैन राइट इट एज dl by dt is equal to summation upon I into d by dt of partial L over partial QI dot Q ठीक। इसको उठा के अगर मैं इधर ले आऊँ तो आपकी देखी वाली की इक्वेशन आ गई है ना? बड़ी देखी वाला एक रिजल्ट आया आपका, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा पिछले लेक्चर में चंद एक लेक्चर पीछे जाइएगा, L माइनस समेशन अपॉन I partial L over partial QI dot is equal to 0. QI dot thank you याद है हमने एक सेकंड आइलर फॉर्म पढ़ी थी, क्या कहा था जब एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x ना हो, और मैंने क्या कहा था जो आइलर का मेथड था उसमें x की जगह t आ गया था, y की जगह x आ गया था, याद है ना आपको? यही हमने बात की, और y प्राइम की जगह x डॉट आ गया था। बिल्कुल यही सेकंड फॉर्म है। आप अगर कोई पूछता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन कब यूज होगी तो आप कहेंगे जब लैग्रांज इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, इसका मतलब ये चीज जीरो है ना? अगर इसका टाइम डेरिवेटिव जीरो है तो ये चीज जीरो हो सकती है, लेकिन वो कोई यूजफुल चीज नहीं है। जीरो का डेरिवेटिव होता है ना होता वो जीरो ही थी। इसका मतलब अगर कोई नॉन जीरो चीज भी होती है और उसका डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है। ये है तो इसका मतलब है L अच्छा ये इतनी ठीक है जितनी ये इक्वेशन ठीक है। एक सेकंड कि आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि ये उतनी ठीक है जितनी ये इक्वेशन ठीक है कि d by dt का समेशन अपॉन I partial L over partial QI dot क्योंकि दूसरी तरफ से सिफर है ना, माइनस का अगर किसी चीज का टाइम डेरिवेटिव जीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है? ये ठीक है भाई, आपके साथ जो बैठी हुई हैं सवाल समेशन अपॉन I partial L over partial QI dot minus L is equal to ठीक है ना? प्रॉब्लम तो नहीं इसको लिखना इस तरह। अच्छा, लैग्रांजियन एनर्जी है, अगर आप इसको देखें तो QI डॉट के डायमेंशन QI डॉट से कैंसिल हो गए तो ये भी एनर्जी है। इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे भी तो कोई एनर्जी नहीं है। लेट्स राइट इट एज H। फिलहाल H क्या है? H इज एनर्जी, फिलहाल एनर्जी। अच्छा, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले तो ये चीज कैलकुलेट करके देखी थी कि dl by dqi डॉट किसके बराबर था।
अगर लैग्रांजियन में एक कंजर्वेटिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हो जिसमें, याद मैंने कहा कोई चीज टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, डायरेक्टली इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, याद है ना आपको? मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर जो अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पोजीशन होती, जनरलाइज्ड पोजीशन, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो dr/dq/dot किसके बराबर है? थोड़ी देर पहले आपने लिखा था, आपने थोड़ी देर पहले ये चीज कैलकुलेट की है। थोड़ी देर पहले मैंने dr/dqi को ये लिखा था ना। मैं अभी चेक कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने इसको लिखा था dp/dqi डॉट pi। तो क्या आ गया? pi qi डॉट माइनस l h। देखा आपने क्या खास बात हुई है? एक फॉर्म आ गई है pq डॉट माइनस l इज द एनर्जी, एक फॉर्म आ गई है। ये फॉर्म मैं थोड़े से कुछ देर बाद कुछ एक आध लेक्चर के बाद इस्तेमाल करूंगा, फिलहाल मैंने निकाल दिए थे। अच्छा, अब अगर आपको ये याद हो कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, m इंटू क्यू आई डॉट होगा ना। देखें ना, अगर पी आई में लिखता हूं तो ये बराबर है ना m क्यू आई डॉट। अच्छा, m क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट का मतलब क्या है? m क्यू डॉट स्क्वायर, एक हाफ का फर्क है ना? इसका मतलब है ये चीज, अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू समेशन अपॉन i m क्यू आई डॉट माइनस l इज इक्वल टू h। अच्छा, अगर ये अच्छा ही होता अगर हाफ का फैक्टर होता साथ में ना, तो कोई बात नहीं है। इसको अगर मैं 2 से ज़रा भी दे दूं और 2 से तकसीम भी कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसका मतलब है दिस बिकम्स 2 टाइम्स p, और लैग्रांजियन किसके बराबर है? p माइनस u इक्वल टू h। तो ये माइनस साइन है तो माइनस t प्लस माइनस u। तो देखें जरा हैमिल्टन ने क्या बन गया यहाँ से। कमाल हो गया ऐसे कि दिस इज द टोटल। इसका मतलब है एक आइसोलेटेड सिस्टम जिस चीज को कांस्टेंट रखता है वो उसकी टोटल एनर्जी, क्योंकि वो ना एनर्जी किसी से लेता है ना किसी को देता है। बाय द वे, ये हैमिल्टन इस चीज का मोहताज नहीं है कि आप आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कैलकुलेट करें। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी देता है, वरना कोई भी एनर्जी दे सकता है अगर सिस्टम आइसोलेटेड में। लेकिन उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि मैं उस डिबेट उस पंडोरा बॉक्स को नहीं खोलना चाहता। लेकिन यह आपके लिए काफी है कि कंजर्वेटिव सिस्टम में हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा और साफ करके लिखते हैं, ठीक है? ताकि लैग्रांजियन किसका फंक्शन था? x और x डॉट का था ना। जरा देखते हैं h किसका फंक्शन है। पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को हम लिखते रहते थे, वैसे ही करते हैं। अच्छा, q डॉट की जगह आप लिख सकते हैं, q डॉट की जगह आप लिख सकते हैं ना pi ओवर m, लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन को देखें जरा, h इज इक्वल टू इस इक्वेशन। आज मैं लेके छोड़ूंगा इस चीज को, अगले लेक्चर में फिर इसको देखूंगा। तो ये है pi और q। अच्छा, pi लीनियर मोमेंटम नहीं है, लेट्स कॉल दिस एज अ जनरलाइज्ड मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूं, तो लेट्स कॉल दिस एज अ, अगर ये ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट्स होते, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये लीनियर मोमेंटम होता, अदरवाइज ये जनरलाइज्ड मोमेंटम है। जैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे वैसा मोमेंटम होगा। अगर थीटा फाई होते तो ये एंगुलर मोमेंटम होता, हमने देखा था, याद है ना? हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा था पिछले लेक्चर में कि अगर ये एक्स वाई से आप थीटा में जाते थे तो जो लीनियर मोमेंटम है उसके करस्पॉन्डिंग चीज बनती थी वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थी, कोण वाला प्रॉब्लम जो था। सो पी आई क्यू आई डॉट की जगह लिख नहीं सकते आप पी आई ओवर टू पी आई ओवर एम सॉरी माइनस एल, है ना? लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे है अच्छी चीज ये, ठीक है? ये लिखा हुआ टी स्क्वायर ओवर एम, है ना? ठीक लिखा, कोई गलत तो नहीं लिखा। तो ये क्या चीज लिखी हुई है?
समेशन खत्म कर देते चले क्योंकि सामने ना आए। तो दिस इज p स्क्वायर ओवर m माइनस n। कुछ गलती तो नहीं की हमने? अच्छा याद आपको लैग्रांजियन किसके बराबर है? याद है ना आपको लैग्रांजियन किसके बराबर था? अगर आप इसको पुट करते तो आप लिख सकते हैं इसको p स्क्वायर ओवर m, और लैग्रांजियन आपने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था। अगर मैं लिखता हूं उसको भी इसी तरह की फॉर्म में तो वो था समेशन अपॉन i हाफ m x हम q i डॉट स्क्वायर प्लस यही था ना, यही था ना भाई। तो एक हैमिल्टोनियन की फॉर्म है पी क्यू डॉट माइनस एल। एक हैमिल्टोनियन की और फॉर्म आपको पता चलती है लिखा। इसको भी क्यू आई की जगह मैं लिख नहीं सकता। अगर इसको मैं एक एम से ज़रब दे दूं, एक एम से तकसीम कर दूं, तो क्या बन जाएगी ये चीज? दिस इज पी स्क्वायर ओवर, सॉरी क्यू आई स्क्वायर नहीं लिखा, क्यू डॉट ये आई भी खत्म कर देना चाहिए, तो समेशन अपॉन आई खत्म कर देना चाहिए क्योंकि सम हो गया ये। तो दिस इज वैसे पी आई स्क्वायर लिखते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं। दिस इज हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर। क्यू डॉट स्क्वायर इज समेशन अपॉन आई क्यू आई डॉट क्यू आई। मैंने ये चीज चेंज कर दी। अच्छा अब अगर आप इसको देखें तो ये अगर आप एक एम से ज़रब दे दें इसको और एक एम से तकसीम कर दें तो ये लिखा हुआ है एम क्यू डॉट स्क्वायर प्लस, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले तो मुझे बताया एम क्यू डॉट किसके बराबर है? आपने थोड़ी देर पहले बताया एम क्यू डॉट अगर क्यू के साथ आई हो तो पी आई है, इंडेक्स नहीं होगा तो उधर भी इंडेक्स नहीं। आंसर क्या आ गया? पी स्क्वायर ओवर 2m, सॉरी पी स्क्वायर ओवर m माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस u which is a function of qi। u function of velocity नहीं बेटा ना, तो क्या लिखा हुआ है? बिलीव मी पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में आप हमेशा ये इक्वेशन यूज करते हैं। इसका मतलब है हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ, खास बात इसमें ये है कि हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन। जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड जनरलाइज्ड पोजीशन, ऑर्डिनरी मोमेंटम ऑर्डिनरी पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हैमिल्टोनियन में वेलोसिटी नहीं आती। इसका कॉन्सिक्वेंस देखिएगा अगले लेक्चर में कि क्या होगा। यानी ये इतनी सिंपल लुकिंग इक्वेशंस जो हैं ये इतनी एलिगेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस देगी जिनको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक कोई सवाल हो जो अभी तक मैंने किया है वो ये था कि आइसोलेटेड सिस्टम लिया, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमने कहा कि जो टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट चीज निकलेगी वो टोटल एनर्जी होगी, वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। और फिर हमने उसी से निकाला कि उसको एनर्जी को हमने एच का नाम दिया और उसको हमने दो फॉर्म निकाली कि ये है पी क्यू डॉट माइनस एल, ये एक्स पी डॉट माइनस एल इन वन डायमेंशन केस, या फिर ये बराबर है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस u ऑफ x अगर वन डायमेंशन होगा, या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे u ऑफ q i। तो हैमिल्टोनियन में खास बात ये है हैमिल्टोनियन में वेलोसिटी नहीं आती, वेलोसिटी की जगह मोमेंटम आता है। बस खास बात ये है यहाँ तो कोई सवाल मोमेंटम भी तो वेलोसिटी नहीं, ये आप समझते लास्ट नहीं होता वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम में कोई वेलोसिटी एम वी आर होता है, आर वी आर। तो रेडियल मोमेंटम बहुत चीजें आएंगी, लेकिन ये मोमेंटम वो मोमेंटम नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। ये जनरलाइज्ड मोमेंटम, इट कैन बी एनी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी हो सकता है। जैसे आप अगर आपके पास ये चीज अगर इस तरह की होती है एंगुलर मोमेंटम फॉर एग्जांपल होता है तो वो तो एम वी आर होता है, तो वो एल ओवर एम आर होता है, उसमें कोऑर्डिनेट दिया। तो ये मैं इसको लिखूंगा कि ये जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो अगले लेक्चर में इसका नया नाम है कि ये कैनोनिकल वेरिएबल्स कानूनी हैं। जिस तरह लैग्रांजियन में जो कानूनी चीज है वो पोजीशन वेलोसिटी है, तो हैमिल्टन में जो कानूनी चीज है वो पोजीशन मोमेंटम है। अगर ये चीज ना होती तो जो पॉइसन ब्रैकेट्स होती हैं ना वो हम ना लिख सकते। अगर पॉइसन ब्रैकेट्स ना लिखते तो हम फिर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ना कर पाते। अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ना कर पाते तो ऑपरेटर्स के कम्प्यूटेशंस कोई सेंस ना बनाते। तो
तो ये एक होल चेन ऑफ डिस्कशन है, वो आखिर में हम इस पे जरूर करेंगे एक लेक्चर। कोई आप पे हाथ खड़ा किया तो कोई सवाल ये नहीं वाला कर सकता है, और कोई सवाल सर हमने स्टार्ट किया था कि लैग्रांजियन जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम का फंक्शन है, मतलब लैग्रांज टाइम में सिमेट्री है। तो अब हैमिल्टोनियन जो आपने बात की कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन एनर्जी को रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी जो कंजर्व हैमिल्टोनियन बेसिकली हम ये कहते थे कि अगर आपका हैमिल्टोनियन में जो आपके जो कोऑर्डिनेट्स लाइक एक्सप्लिस जो अगर आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स में लिखें जो ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट्स है फिर हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उस पर टाइम आता हो, अगर टाइम आता तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन जो वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है उसमें कुछ हाँ लेकिन एनर्जी को फिर भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन टोटल एनर्जी को नहीं कर रहा। एनर्जी तो हमेशा होगी, हैमिल्टोनियन इज ऑलवेज एनर्जी। हमेशा तो एनर्जी नहीं होती हैमिल्टोनियन इज ऑलवेज एनर्जी। नहीं, अगर हमने सीएम में एक एग्जांपल भी की थी कि उसमें जब आपके हैमिल्टोनियन जब आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स पे लिखें जिनका एक्स वाई देखिए सर टाइम नॉट रिलेशन में टाइम भी आता है टाइम, हाँ तो कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ेगा। उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी जो हमने एग्जांपल की थी उसमें काइनेटिक एनर्जी ना वो साफ बता रहा था ये नेगेटिव मतलब जा रही है तो हैमिल्टोनियन एनर्जी को उसके अंदर रिप्रेजेंट कर नहीं सकता। नहीं मैं एज पर एज डायमेंशन इज कंसर्न दिस इज एनर्जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंजर्व्ड एनर्जी होगी या नहीं होगी, वो और बात है। इट इज ऑलवेज एन एनर्जी। यूनिट्स तो एनर्जी की हाँ इट इज ऑलवेज एन एनर्जी। वो टोटल एनर्जी होगी या नहीं होगी ये एक और बात है, जो उसकी मैं वजह बताता हूँ क्या है। अदरवाइज इसके अंदर एक टर्म आएगी, ये नहीं बताने देगी आपको कि ये कांस्टेंट है, ये नहीं आपको बताने देगी कि ये फंक्शन कांस्टेंट है। अब ऐसे केस भी तो हो सकता है जिसमें हैमिल्टोनियन जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हो लाइक टोटल एनर्जी को, यानी कि जो एक्सप्लिसिटली यानी हैमिल्टोनियन जो है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात की एक्सप्लिसिटली टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम नहीं आता, उस केस में वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन एनर्जी लेट से कंजर्व वो हैमिल्टोनियन कंजर्व नहीं होता। हाँ तो बेसिकली तीन केसेस में देख रहा हूँ, एक ये जिसमें टाइम का फंक्शन नहीं है हैमिल्टोनियन Conservative system। कंजर्व है, एक केस ये जिसमें टाइम का फंक्शन नहीं है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं है, और एक वो है जिसमें टाइम का फंक्शन है तो वो हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाँ अच्छा, इसमें सबसे आसान तरीका है चीज को देखने का, इससे भी ज्यादा आसान। ट्रांसफॉर्म दिस टू मूविंग कोऑर्डिनेट्स एंड सी व्हाट हैपेंस। इसी इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करें किसी मूविंग कोऑर्डिनेट्स एंड देन यू विल रियलाइज कि क्या ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है उस टोटल एनर्जी को या नहीं करता। मैंने नहीं लिखा, मैंने आपने देखा पहले डेफिनेशन बनाई है पी क्यू डॉट माइनस एल, जो भी एल होगा वो यहां पर जरूर आ जाएगा। एल में टाइम डिपेंडेंस है तो ये टाइम डिपेंडेंस वाला एल की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा। इसलिए ये हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन है। टोटल एनर्जी उस वक्त है जब सिस्टम कंजर्वेटिव है और आइसोलेटेड है। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव तो कंजर्वेशन से रिलेटेड है कि एनर्जी कंजर्व होती है। हैमिल्टोनियन उस लाइक कुछ ऐसे केस भी तो हो ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें एनर्जी कंजर्व ना होती हो लेकिन हैमिल्टोनियन ने टोटल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल सही मैं है। वो देख रहा हूं कि अगर यहाँ पे जो आपने पार्शियल डी को 0 को ठीक है तो वो वाला केस मतलब एक्सक्लूड ही वो एक्सक्लूड हो गया बिल्कुल। अदरवाइज अगर बिल्कुल अच्छा वो उसको इंक्लूड करने का बड़ा आसान तरीका है। आप अगर मैं डेफिनेशन लिखता ना तो मैं पता क्या लिखता, मैं कहता कि ये चीज जो है ना ये एच है, मैं इसको एच कहता। अगर मैं तो मैं कहता डी एच ओवर डी पी इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल, क्योंकि यहां पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी की टर्म फिर आ जाती। ये इक्वेशन मेरे लिए काफी थी ये बताने की कि टाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स में क्या होगा। ये काफी थी मुझे ये बताने के लिए, कोई मुझे इसमें कोई ट्रबल नहीं होगी। आप ऐसी चीजें आप करते थे उसमें भी, जब आप हाइजेनबर्ग की कोई इमोशंस निकालते थे, आप कहते थे अगर ये फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम ना होता तो आप देखेंगे जब आप उसकी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो साथ में फंक्शन dl by df by dt भी आता है। अगर वक्त बचा तो एक आध लाइन से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं दे दूंगा। लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूं आपसे कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो ओवर कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, यानी उसको मैं कहता हूं कंजर्वेटिव सिस्टम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, देन दिस हैमिल्टोनियन
वो तो कंफर्म वो confirm वो case। कंफर्म केस है। लेकिन वो वही बात है कि उसके अलावा भी एक केस होता है जिसमें हैमिल्टोनियन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हाँ लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होता। करना है, बिल्कुल ठीक है। अगर एनर्जी लीक कर देगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो कैसे कंजर्व होगा? लेकिन कंजर्व में जब कंजर्व नहीं होगी तो इसका मतलब है कि लैग्रांजियन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये बता रहा लेकिन फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, नहीं, अगर पार्शियल एनर्जी पार्शियल मैं नहीं कह रहा कि हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आइसोलेटेड कंजर्वेटिव सिस्टम है जो कंजर्व्ड एनर्जी और टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का किनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्योंकि और कुछ नहीं है। इसका मतलब इस सिस्टम में कई ऐसी और चीजें थी जो हमने सिस्टम में शामिल नहीं की। अगर उन सारी चीजों को हम सिस्टम में ही शामिल कर दें तो हैमिल्टोनियन फिर अगेन कंजर्व्ड एनर्जी को बताएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह सारा कुछ शामिल कर देते आप किसी हैमिल्टोनियन में, मैं नहीं कह रहा कि क्योंकि एक सिस्टम के पास लाजमी तो नहीं है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल और प्लस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी होती है। अगर वो सारी शामिल करेंगे तो टोटल एनर्जी होगी। लेकिन आइडल लैग्रांज इक्वेशन सिर्फ उन्हीं एनर्जीज को देखती है जिनमें टेंपरेचर वगैरह आता है, उस एनर्जी को आपका लैग्रांज नहीं देखता। उस सूरत में ये नहीं हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी होगी। वो सिस्टम जो वेलोसिटी और पोजीशन की फॉर्म्स के अलावा किसी फॉर्म की है उनके लिए लैग्रांजियन बिल्कुल खामोश है, उसमें लैग्रांजियन को कोई इंटरेस्ट नहीं। एक्चुअली कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीज़ों को। एक जो ऑटोनोमस सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, अगर आपके कोऑर्डिनेट्स और एक्स वाई ज़ेड और जो जिस कोऑर्डिनेट्स में आप नए कोऑर्डिनेट्स जिनमें आप हैमिल्टोनियन लिख रहे हो उनके में जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो अगर टाइम डिपेंडेंट है मतलब वो ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है। ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है, और बिल्कुल वो हैमिल्टोनियन उसमें हैमिल्टोनियन बदल जाएगा, एनर्जी नहीं होती। बिल्कुल उसमें टोटली चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा मूविंग सिस्टम में चले जाइए। हाँ, तो एक वो चीज़ और दूसरी ये पार्शियल एज पार्शियल टी का जीरो ना होना, मैं दोनों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। नहीं कंफ्यूज ना करें। लैग्रांजियन अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने टाइम को होमोजीनियस माना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपने कहा इस कोऑर्डिनेट में है, जब दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हो तो टाइम होमोजीनियस नहीं है। इट मींस यू आर मूविंग टू सम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो नॉन इनर्शियल टाइम होमोजीनियस है इनर्शियल फ्रेम्स। न्यूटन का कानून जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा तो उसमें मान के चले थे कि जिस फ्रेम में मर्जी होते थे ठीक ही रहता है। याद है? उस सूरत में ये नहीं होगा, उस सूरत में ये सेंस नहीं बनाया। इसलिए मैंने कहा बेहतर मूविंग कोऑर्डिनेट्स में लेके देखने का। अगर वक्त बचता ना, अगर इस कोर्स में मैं एक चीज करा पाता, क्योंकि हमारे पास वो सेमेस्टर इतना ब्रेक वाला होता है, तो मैं थोड़ी सी फिजिक्स कराता जो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में थी। वो बड़ी खूबसूरत फिजिक्स है उसकी। तो लेकिन वो क्लासिकल 2 में मेरे ख्याल है शायद लोग करते हैं। एक किताब है जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है नॉन इनर्शियल फ्रेम के हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन वैसे बहुत अच्छी लिखी हुई है। वो डेविस डगलस की बुक है, उसका चैप्टर 6 है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में। अच्छा, एक और चीज कर रहे थे आज के लेक्चर में, फिर बाकी हो जाए। अभी मैंने एक चीज छोड़ी हुई है, वो है लैग्रांज इक्वेशन में कंस्ट्रेंट्स डालना। वो आखिरी लेक्चर में डाल देंगे, फिर ये सब कुछ खत्म हो गया। अगर कोई सवाल हो किसी का, हाँ बुक में जो आखिरी पैराग्राफ लिखा है वो जाके जरूर पढ़ना, इसलिए उसमें से जो आप बात करें वो लिखा हुआ है। अच्छा, हमने ये भी फिजिक्स में पढ़ा था ना कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम है, और जो एनर्जी कंजर्व होती है वो टोटल एनर्जी और हैमिल्टोनियन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही एनर्जीज हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, इसलिए मैं टोटल एनर्जी क्या। एक और चीज है आपने पढ़ी होगी कि अगर स्पेस होमोजीनियस हो, होमोजीनियस से क्या मुराद है? एक कमरा है, इस कमरे में कोई कुर्सी ना होती है, तो अगर एक जगह आप ये फर्ज करते हैं बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप इसकी कोई दीवार नहीं है, जब दीवार नहीं है इधर और इधर वाली, तो आपको नहीं पता कि चीज कहां से शुरू हो रही है और कहां से खत्म हो रही है। मैं कुर्सी यहां रखता हूं, आपकी आंखें खोलता हूं, थोड़ी देर बाद आपको चक्कर लगवाता हूं कमरे का, थोड़ा सा इधर उधर से। एक कुर्सी इधर थी जब आपने पढ़ी देखी, मैंने आपको थोड़ा सा चक्कर लगाया और कुर्सी को उठा के उधर रखा, तो आपको भी चक्कर लगाया। अब आपको नहीं पता कि आप कमरे में पहले कहां खड़े थे, मैंने मूव किया कुर्सी को और आपको महसूस होगा कि कुर्सी अपनी जगह बदली है, क्योंकि जैसी स्पेस इधर है वैसी स्पेस, आपकी आंखें खुली तो आप इधर का जहां भी वैसा था, उधर का जहां वैसा था, चाहे आप यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े थे, कोई फर्क नहीं था उसमें।
ऐसी चीजों को कहते हैं these are translationally invariant। ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि आप चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसलेशन इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आर होता कोई भी आपका, और अगर आप आर को में कोई स्मॉल चेंज ले लेते इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डेल्टा आर, और मजे की बात है लैग्रांजियन ना बदलता, एनर्जी ना बदलती। क्यों? क्योंकि होमोजीन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी एक होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक जगह से दूसरी जगह पे भी लेके गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लैग्रांजियन में अच्छा डेल्टा आर को इसका मतलब मैं लिखता कि चेंज इन एल जो है ना वो फिर भी जीरो, लेकिन आपको पता है लैग्रांजियन किसका फंक्शन है? पता है ना किसका फंक्शन है? एल आई एक्स आई और एक्स आई डॉट का। तो चेंज इन एल क्या लिख सकते हैं आप? चेंज इन एल क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक बात आप याद रखें, डेल्टा आर को लिख सकते हैं ऐसे, यू कैन राइट डेल्टा आर इज इक्वल टू समेशन अपॉन आई डेल्टा एक्स आई डॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर। ऐसे लिखने एक वेक्टर को अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता तो ये होता चेंज इन एक्स इनटू आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलॉन्ग होता चेंज इन वाई इनटू आई यूनिट वेक्टर, जेड के अलॉन्ग होता तो जेड आ जाता। तो चेंज इन को क्या लिख सकते हैं आप इस चीज को? आप ऐसे कौन है कि स्मॉल चीज है, डेल्टा नोटेशन आपने पढ़ी है, क्या की है? आप लिख सकते हैं पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डेल्टा एक्स आई और सारे रिपीटेड इंडिसेस के सम होता है प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट डेल्टा एक्स आई डॉट, यहाँ पे इंडिसेस के सम है, इंडिसेस को ठीक लिखा ना मैंने, डेल्टा नोटेशन मैंने आपको पढ़ाई है। अच्छा अब जरा इसको देखें, डेल्टा एक्स आई डॉट, डेल्टा एक्स आई डॉट का मतलब क्या है? पहले वंस अगेन आपने ये चीज पढ़ी हुई है, मैंने आपको पढ़ाई है। इसका मतलब है लिखा हुआ दिस इज डेल्टा ऑफ डी बाई डी एक्स आई। देखिए डेल्टा और डी बाई डी तो आपस में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एज गुड एज डी बाई डी डेल्टा एक्स आई। मैंने पढ़ाया हुआ आपको डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा, याद है वहां पर डेल्टा वाई कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नहीं याद हो, आपका प्रॉब्लम है मेरा। सो डेल्टा एक्स आई डॉट का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एक्स आई। इसका मतलब है इसी को इनको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस बिकम्स समेशन अपॉन आई, समेशन अपॉन आई कॉमन लिखते हैं बार-बार लिखना पड़ता, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डेल्टा एक्स आई प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट डी बाई डी डेल्टा एक्स आई। क्या बन के जाएगी? कोई आप मुझे बता सकते हैं क्या लिखा हुआ मैंने? कोई बंदा आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा अब डेल्टा एक्स आई स्मॉल चीज है तो आपको क्या लगता है ये क्या चीज होगी? आपने चीज को इधर से उठाया इधर रख दिया, अब डेल्टा और वक्त के साथ नहीं बदल रहा, तो ये चीज क्या होगी? टाइम वेरिएबल डेल्टा एक्स आई कांस्टेंट होगा बिल्कुल, डेल्टा एक्स आई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है, टोटली उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो क्या चीज बन गई है? तो दिस इज समेशन अपॉन आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डेल्टा एक्स आई। लेकिन डेल्टा एक्स आई तो जीरो नहीं है, एक ही चीज जीरो है, वो क्या है? एक ही चीज जीरो है ना, वो क्या है? पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स। एक ही सूरत हो सकती है कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई जीरो। इसका मतलब क्या? मैंने क्या कहा? आर तो वक्त के साथ बदलता था, लेकिन एक ही टाइम पे आर जो था उसमें मैंने स्मॉल चेंज डेल्टा आर ले, और उस जगह पे फिक्स है, वो वक्त के साथ नहीं बदलती। हाँ कोई डिफरेंस नहीं। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? लैग्रांजियन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं है। हाँ ट्रांसलेशन सिमेट्री है, ट्रांसलेशन सिमेट्री को देखिएगा क्या है। हाँ आर के साथ टी लिखते थे और डेल्टा आर के साथ टी नहीं लिखते थे, पता लग जाता। क्या है? आर जो है वो टी का फंक्शन है, तो आर के साथ छोटा सा टी लिखते थे ताकि हाँ बच्चा चलो ऐसे कर, ये है ठीक है। चलो फिर मैंने इसमें लिखा, मैंने कहा डेल्टा आर के साथ में लिखा
फिर एक काम करता हूं, चलो फिर एक काम करता हूं, फिर एक काम करता हूं, let me write. आर बीटा कोई आर था, उसमें मैंने फिक्स चेंज ली डेल्टा, फिक्स चेंज ली डेल्टा जो वक्त के साथ ही होगा। अब बीटा ऐसे लिखा है, बीटा कैन बी 1 is x और 1 वेक्टर, बीटा 2 r 2 वेक्टर दूसरे पार्टिकल का r 3 वेक्टर r 4 है, डेल्टा r में फिक्स है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर किसी आइलर लैग्रांज में आपको क्या बताती है dl by dxi 0 को, तो क्या बताती है आपको? इसका मतलब है d by dp ऑफ dl by dxi डॉट भी 0 होगा फ्रॉम आइलर लैग्रांज इक्वेशन को मैंने कहा था कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताती है कि अगर dl by dxi 0 है तो d by dt ऑफ पार्शियल l by पार्शियल xi डॉट वो भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है? पार्शियल l ओवर पार्शियल xi डॉट इज इक्वल टू इस कांस्टेंट ओहो, लेकिन ये तो आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। इसका मतलब है जिस डायमेंशन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, आप उठा के इधर ले जाए, चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो ठीक है, डेल्टा u तो 0 है। जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट है। इसी चीज को अगर आप लैग्रांज मैकेनिक्स में देखें तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई होमोजेनियस सिस्टम है और उसमें ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस है, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस का मतलब है x को x प्लस h से चेंज किया जाएगा या x प्लस डेल्टा x से चेंज किया जाए तो एनर्जी नहीं बदलती, और ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस का जो करस्पॉन्ड करेगी वो ये है कि द लीनियर मोमेंटम इन दैट केस इज कंजर्व्ड। सो if x represents the if xi represents rectangular coordinate, then pi is the, यार मैं डॉट को लिखता हूँ, pi is constant, dl by dxi that is pi, so this implies pi is linear। एग्री करते हैं इस बात से? अगर x रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते तो p लीनियर मोमेंटम होता। इसका मतलब है if the system is translationally invariant, then its linear momentum is कांस्टेंट कंजर्व जो भी कहना चाहिए। सो ट्रांसलेशनल हर इनवेरिएंस के लिए एक कंजर्व्ड क्वांटिटी हो। For a translational invariance, the conserved quantity is the linear momentum. So for every conserved quantity, there is a symmetry. ठीक है? या for every symmetry there is a conserved quantity. This is a so for every symmetry. मैंने आज आपको दो चीजों की मिसाल दी है। अगर कोई चीज टाइम में तब्दील नहीं होती तो एनर्जी कंजर्व होती है, पहली मिसाल। दूसरी, अगर कोई चीज स्पेस में तब्दील नहीं होती तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। सो फॉर एवरी सिमेट्री देयर इज अ कंजर्व। हम अगले लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम भी करेंगे, फिक्र ना कीजिए। फॉर एवरी सिमेट्री ये इतना जनरल प्रिंसिपल है कि हर रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक हर चीज पे होल्ड करता है। एंड द क्रेडिट गोज टू दिस नॉइजर्स। दिस इज नॉइजर्स थ्योरम, एमी नॉइजर ने कहा
ये एक फीमेल थी और बड़ी रिमार्केबल मैथमेटिशियन इसलिए वो क्यों बना मैं यहाँ लिखता तो Emily Noether's this is so Noether theorem क्या है for every conserved quantity there is a symmetry yeah for every symmetry there is a conserved quantity and there is one to one correspondence आज हमने दो चीजें देखी थी if the system has is homogeneous in time homogeneity in time corresponds to the conservation of total energy and homogeneity in space transformation corresponds to the conservation of linear momentum क्लियर होगी बात सबको कोई सवाल ये सुना है आप में से कुछ लोगों के अलावा कभी आपने सुना है नोएडा का नाम आपने नहीं सुना पहले सुना है दिस इज द फेमस नोएडा मजे की बात पता है क्या है ये सिर्फ इस तरह के सिस्टम में नहीं है ये रिलेटिविस्टिक सिस्टम हो नॉन रिलेटिविस्टिक हो जैसे स्पेस टाइम सीधा हो स्पेस टाइम जो आड़ा तिरछा हो कुछ भी हो कर्व हो ये सारी चीजें इनको करेस्पॉन्ड करती हैं बड़ा जेनेरिक प्रिंसिपल है अगली दफा हम देखेंगे कि अगर आप एक सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट करें अगली दफा मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा कि अगर ये एक एंगल है डेल्टा थीटा एक एक्सिस है और ये कोई आर है और अगर मैं आर को थोड़ा सा चेंज करूं आर प्लस डेल्टा आर रोटेट करूं इस एक्सिस इसके बाय डेल्टा थीटा यानी ये और ये चीज मैं अगर कैलकुलेट करूं तो बड़ा करके इसको ऐसे करके तो मैं साबित करूंगा आपको कि एंगुलर मोमेंटम मतलब अगर रोटेशनल इनवेरियंस होगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर ट्रांसलेशनल इनवेरियंस होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और अगर टाइम इनवेरियंस होगी तो एनर्जी कंजर्व होगी फिजिक्स में ये तीन ही चीजें हैं जो आपको कोई चौथी चीज नहीं मैकेनिक्स तीन चीजें तो ये तीन ये आपको पता चला लैग्रांज फॉर्मलिज्म का सबसे बड़ा फायदा क्या है इतना खूबसूरत तरीके से आपने निकाल लिया क्योंकि आपको पता है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए तो एनर्जी स्केलर है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में भी ले जाए तो नहीं बदलती अगर उसमें टाइम डिपेंडेंस नहीं है तो नहीं बदली उसको जीरो पुट किया इसका मतलब है अगर उसको एक ही फ्रेम में मैं रोटेट भी करके देखूं तो एनर्जी तो नहीं बदलनी चाहिए और रोटेट अगर स्पेस वैसी है तो रोटेशनल वेरिएंस भी होगी यानी पार्टिकल अगर सीधे लाइन में अपने जैसे देख रहा उसे नहीं समझ आ रही और ये कंजर्व एंगुलर मोमेंटम कब होता है जब आपके पास एक हाइड्रोजन एटम की तरह की चीज आपका एक सिमेट्रिक सिस्टम होता है एस एल इज इक्वल टू 0 एस ऑर्बिटल जो है ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में मैं क्या करने जा रहा हूँ अगले लेक्चर के फर्स्ट हाफ एन आवर में मैं एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करूंगा उसकी डिटेल फिर मैं हैमिल्टोनियन कराऊंगा डिटेल से आखिरी लेक्चर जो होगा उससे अगले वीक का जिंदगी रेट वो होगा हैमिल्टोनियन लैग्रांज इक्वेशन विद अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स व्हेन दिस इस फिल्ड मैंने आपको पहले बताया वो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं नॉन होलोनोमिक क्या होते हैं उसमें मजीद टाइम के हिसाब से उनको देख लेंगे स्पेस के हिसाब से तो हम देख चुके थे अब यानी स्पेस डेरिवेटिव्स के हिसाब से टाइम डेरिवेटिव के हिसाब से हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में और फिर मैं इसको लैग्रांजियन को यहीं खत्म करूँगा 2 लेक्चर में और अगले जो 4 से 5 लेक्चर रह जाएंगे वो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स के ऊपर एक अगर वक्त बचा तो मैं शायद एक और चीज़ करा दूँ आपको वो है वेरियल थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है यूजुअली नहीं कराया जाता लेकिन अगले अगर वक्त हुआ तो मैं वेरियल थ्योरम पर चले करा लूँगा वेरियल थ्योरम हाँ वो इंपॉर्टेंट थ्योरम वो उसकी फिर एप्लीकेशन हम कर लेंगे सेंट्रल फोर्स में तो मुकम्मल हो जाएगा कोर्स तो अच्छा आपके जो टेस्ट है मैंने आपको बता दिया इस थर्सडे को तो है खबर बेशक बंद कर दीजिए तो फिर कोई सवाल